नमस्कार। बात तो चुभे की देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो विपक्षी पार्टियों को बड़ा चुभेगी। वह बिल का विरोध करने वाले नेताओं के दिल पर लगेगी, क्योंकि हमारे देश में राजनीति इस कदर हावी है कि हर अच्छे काम का विरोध होता है और विरोध विपक्ष के नेता ही करते हैं। विपक्ष को यह सहन नहीं होता कि पीएम मोदी कुछ अच्छा काम करे, गरीबों को उनका हक दिलाए, हर इंसान के हक में फैसले हो। पर विपक्ष को क्या कहें, विपक्ष बस चीखता है, चिल्लाता है, हंगामा करता है और देश का माहौल खराब करता है। जो इस वक्त हमारे देश में हो रहा है, वह संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। पर विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इस बिल का जमकर विरोध कर रहे हैं और इसे रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष के पास फिलहाल अब बस 3 विकल्प हैं। पहला, अदालत का सहारा लेना, दूसरा, सड़क पर आंदोलन करना और तीसरा, राजनीतिक दबाव बनाना। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, ओबीसी साहब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी याचिका दायर कर दी है। तो देखा जाए तो कुल 4 याचिकाएं डाली गई हैं। संख्या तो भी और बढ़ेगी। आज रविवार है और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का रुख सोमवार तक कुछ समझ में आए। वैसे सुप्रीम कोर्ट इस तरह की याचिकाओं को अगर एंटरटेन करता है तो मामला और बड़ा होगा, देश में और बवाल मचेगा। तो आज आपको बताएंगे कि वह बिल को लेकर विपक्ष में क्या चल रहा है, विपक्ष के दल सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं, ओवैसी सबसे ज्यादा क्यों डरे हैं, परेशान हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब वह बिल में हुए संशोधनों को पलटा जा सकता है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का इतिहास, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शो शुरू करते हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होते ही इसको असंवैधानिक करार देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बाद एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी याचिका दायर की है। अभी तो आप देखते जाइए, ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इसे अदालत और सड़क पर आंदोलन के जरिए रोकने की कोशिश करेगा। पर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो क्या इन नेताओं को उसका फायदा मिलेगा? क्या है इस तरह की याचिकाओं का भविष्य और कौन इसकी सुनवाई करेगा? और इससे पहले भी कई अधिनियम को कोर्ट में चुनौती दी गई है और अदालत ने इस पर क्या फैसला सुनाया है, ये आपको बताते हैं। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास तो हो गया, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए तकनीकी तौर पर अभी तक ये विधेयक कानून नहीं बना है। लेकिन विरोध करने वालों को चुनौती देने की इतनी जल्दी है कि बिल को कानून बनने का इंतजार भी नहीं हो पा रहा। जबकि सुप्रीम कोर्ट कई मौकों पर कह चुका है कि जब तक कानून अस्तित्व में नहीं आता, किसी विधेयक के खिलाफ सुनवाई नहीं हो सकती। लेकिन याचिकाकर्ताओं को इस बात का भरोसा है कि 1-2 दिन में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी और इसकी तैयारी भी पूरी है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून की समीक्षा करने का अधिकार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस कानून की भी समीक्षा कर सकता है, लेकिन किसी संसद से पास हुए कानून में न्यायिक दखल की कुछ शर्तें होती हैं। अदालत में यह साबित करना होता है कि संबंधित कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अगर वो कानून संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला है, तब भी कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। एक और जानकारी आपको देते हैं, वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वालों को पहले कोर्ट में यह साबित करना होगा कि इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले दिन ही याचिकाकर्ता इस कानून पर तत्काल रोक की मांग कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः संसद से पास कानून पर बिना विस्तृत सुनवाई के रोक नहीं लगाता। तत्काल रोक के लिए यह साबित करना होगा कि इस कानून पर रोक नहीं लगने से जो नुकसान होगा उसकी बाद में भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसी सूरत में कोर्ट अंतरिम रोक लगा सकता है। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं में यह दलील दी गई है कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, 25 यानी कि धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, 26 यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार
और 300A यानी कि संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। यह भी आधार लिया जा सकता है कि यह कानून संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान मौलिक अधिकारों और संविधान के आधारभूत ढांचों पर बहस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मामले पर संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है। अब बताते हैं कि कौन कौन इसकी सुनवाई करेगा। वक्फ संशोधन कानून पर संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है। कम से कम 5 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी और इसमें लंबी सुनवाई की जरूरत होगी। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल खत्म होने वाला है। जस्टिस खन्ना अगले महीने 13 मई को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि जस्टिस खन्ना इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। इस मामले की सुनवाई अगले मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में होगी। मतलब ये मामला लटकेगा। खबरों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई बनने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब आपको कुछ पुराने ऐसे फैसले बताते हैं जिस पर कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। नजरबंदी और मौलिक अधिकारों की व्याख्या से संबंधित शुरुआती मामला। यह संविधान लागू होने के बाद दर्ज मामले में से एक ऐतिहासिक फैसला था। इस मामले में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को दी गई चुनौती से संबंधित था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था। चुनौती का मुख्य आधार यह था कि कैद ने अनुच्छेद 19(1)D के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप आने जाने का अधिकार का हनन किया था। न्यायालय ने माना कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 कहता है कि संसद को एक प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इस फैसले के तहत न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित किया। ऐतिहासिक केस में 24 अप्रैल 1973 को दिए गए इस फैसले में 7-6 के बहुमत से न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे का विस्तार किया और न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। संविधान की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए मूल संरचना सिद्धांत को और मजबूत किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का खंड 4 विधि सम्मत नहीं यानी कि इनवैलिड है, क्योंकि ये न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन के एक प्रावधान को रद्द करने के लिए मूल संरचना सिद्धांत को लागू किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्णित इस केस में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था। कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। न्यायालय ने माना था कि 24 अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंद भारती निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची, जो शुरू में न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा की एक डिग्री प्रदान करती है, में रखा गया कोई भी कानून इस आधार पर चुनौती के लिए खुला है कि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। संसद द्वारा पास किए गए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी सरकार के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने 4-1 के फैसले से सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को भी बरकरार रखा था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार ने कानून में संशोधन कर उठाया था। इसके विरोध में भी विपक्षी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।
इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा ऐसा रहा जहां केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीछे हटना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा जुटाने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गुप्त रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। तो ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले संदर्भ में हैं जिन्होंने यह साबित किया है कि अदालत के पास संसद द्वारा पारित कानूनों को पलटने की शक्ति है। इन फैसले को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या वक्फ संशोधन विधेयक के प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की निगाहों में खड़े हो सकते हैं। हालांकि कुछ फैसलों में अदालत ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिए हैं, लेकिन कई बार उसने संविधान की मूल संरचना को बचाने के लिए बड़े संशोधन को पलटने का साहस भी दिखाया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो इस विधेयक की संवैधानिकता पर क्या निर्णय लेता है और क्या ये इतिहास में दर्ज उन ऐतिहासिक फैसलों की राह पर चलेगा। पर मोदी सरकार झुकने वाली नहीं है और जो मौजूदा समय में समझ में आ रहा है, ये विपक्षी पार्टियां एक एक कर सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए हैं, लेकिन मौजूदा सीजेआई बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट से विदाई लेने वाले हैं। वो कुछ ही दिनों के अब सीजेआई हैं, तो ऐसे में वो अपने पाले में गेंद नहीं खेलेंगे। उम्मीद है ये मामला और लटकेगा और उनके जाने के बाद ही इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि ये फैसला काफी अहम है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की याचिकाओं को एंटरटेन करता है तो सुप्रीम कोर्ट पर भी कई तरह के सवाल खड़े होंगे। लेकिन मोदी सरकार की तैयारी पूरी है, पूरे सोच समझ के, रणनीति के हिसाब से और तथ्यों के हिसाब से ही बिल में संशोधन किए गए हैं। तो मोदी सरकार तो झुकने वाली नहीं है। अब देखना होगा कि इन याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। आपको क्या है सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।